रक्षा जीवन रक्षा। 11/24 मैं हूं नरेंद्र दीक्षित। आज हमारे बीच जो वार्तालाप का हमने एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, इस संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं जवाहर भवन इंदिरा भवन राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार पांडे जी, जिनसे हम कुछ वार्तालाप करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप गांव से जुड़े हुए हैं और गांव में रहते हुए भी आप जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत सारे इंटरव्यू देने के अवसर प्राप्त हुए, लेकिन अपने गांव की धरती पर ये मेरा पहला इंटरव्यू है आपके चैनल पर। बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं इस गांव में पला बढ़ा पैदा हुआ और यहाँ से जाकर के सरकारी सेवाओं को अपना संपादित किया। सरकारी सेवाओं के दौरान कर्मचारी राजनीति के माध्यम से कर्मचारियों की सेवा करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं हमारे मिट्टी के संस्कार जुड़े हुए हैं, मिट्टी की खुशबू जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर अपने आप को कर्मचारियों की सेवा करने में सक्षम मान रहे हैं। तो मैं इस गांव का और गांव के सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनका उत्साह हमारे राजनीतिक जीवन में, कर्मचारी राजनीतिक जीवन में भी गांव के लोग उतनी ही उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं जितना हमारे कर्मचारी समाज के लोग करते हैं। जी, गांव से निकलकर आपने सरकारी सर्विस की और इसके बाद राजनीतिक सफर, अब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और जो आनंद कर्मचारियों की सेवा करने का जो एक व्रत हमने लिया था 1993 में, जी 1993 में पहली बार मैंने राजनीति में प्रवेश किया। वर्ष 1988 में मैं सेवा में आया जी। और 5 वर्ष की सेवा में जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ जैसे विशाल संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। और 93 से लेकर के 2001 तक 8 वर्ष लगातार मैं उस संगठन का उपाध्यक्ष रहा। और 2001 से लेकर के अभी तक मैं वहाँ पर लगातार 2021 तक मैं भी अध्यक्ष हूँ। आगे भी 2 साल हमको भी कार्यकाल मिल गया है। अभी हमारा चुनाव 23 फरवरी को संपन्न हुआ है। तो ये कुल मिलाकर के ईश्वर की कृपा कहेंगे, अपने लोगों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह कहेंगे। हम तो सिर्फ बाबूगिरी की नौकरी करने के लिए गए थे लखनऊ के अंदर, लेकिन ईश्वर ने कुछ हमसे अलग ही कराना चाहता था। तो उसने हमको कर्मचारियों की सेवा के लिए चुना। और मैं आपके चैनल को बड़ा स्पष्ट से कह सकता हूं कि बड़े बिना किसी लोभ के, बिना किसी भेदभाव के मैंने हमेशा जिस संवर्ग का नेतृत्व किया है उस संवर्ग की सेवा करने का अवसर मिला है। तो मैं ईश्वर के प्रति और अपने जो स्नेही स्वजन है उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर, 2001 से आज तक आप जो चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, 11 बार आप ये चुनाव जीत चुके हैं, ये सीक्रेट क्या है? ये बहुत सारे लोग पूछते हैं और हमसे बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी, रेलवे के जो सबसे बड़े नेता है कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने भी हमसे ये प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे हाथ में कौन सी जादू की पुड़िया है जो ये हर बार चुनाव जीत जाते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2001 में जब मैं पहली बार अध्यक्ष बना था और तब से आज तक मैंने, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, नेता को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। वो ईश्वर की कृपा से मेरे पास दूर दूर तक नहीं आया है। और जिस चीज़ का व्रत लेकर के हम मैदान में उतरे हैं कि कर्मचारियों की सेवा करेंगे, फिर हमने बिना किसी जाति के, बिना किसी भेद के, बिना किसी सोच समझ करके, मतलब कोई भेदभाव न करके कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की समस्या आई है तो उसका निराकरण कराने का प्रयास किया। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ईश्वर हमारी मदद भी करता है। कर्मचारी हितों के लिए जो भी कार्य का बीड़ा मैं उठाता हूं, हमारा कर्मचारी ये जानता है कि सतीश पांडे ने अगर कुछ कहा है तो वो पूरा जरूर होगा, भले ही उसमें थोड़ा समय लग जाए।
यह विश्वास मैं कर्मचारियों का जीतने में कामयाब हुआ हूँ। मैं प्रत्येक 2 सालों में अपना जब भी चुनाव होता है तो नामांकन वाले दिन मैं अपना घोषणा पत्र जारी करता हूँ और उस घोषणा पत्र में मैं बताता हूँ कि मैंने पिछले 2 सालों में क्या किया है और आगे आने वाले 2 सालों में हम क्या करेंगे। सर, इतने वर्षों में आपने कर्मचारियों के लिए क्या किया? इतने वर्षों में कर्मचारियों के लिए मेरे जीवन का जो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु था, तमाम सारे काम मैंने किए हैं जिनको तो गिना पाना बहुत असंभव सा है। आप कभी जवाहर भवन आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जवाहर भवन और इंदिरा भवन की व्यवस्थाएं इतनी जर्जर हो चुकी थी कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिलता था। वहाँ आज महासंघ के ही प्रयासों से आज वहाँ प्रत्येक तल पर वाटर कूलर विद आरओ, 3 तरह की डिस्पेंसरी, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, लावारिस से बड़ी बिल्डिंग को 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था, मल्टी लेवल पार्किंग, दोनों भवनों का सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, नेहरू वाटिका का सुंदरीकरण, तमाम सारे ऐसे कार्य हैं जो भौतिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्मचारियों की सुख सुविधाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनको मैं उपलब्धि मानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि अगर मैं मानता हूँ तो वो है कि प्रदेश के 1.5 लाख राज्य कर्मचारियों को, ऐसे कर्मचारी जो दैनिक वेतन और वर्गचार्य रूप में काम कर रहे थे, 2010 में बहन मायावती जी की सरकार में एक बहुत क्रांतिकारी आंदोलन हम लोगों ने किया था, जिसमें लाठियां भी खाई, गोलियां भी चली, पुलिस की तरफ से तमाम सारा संघर्ष हुआ और उसके बाद 1.5 लाख दैनिक वेतन और वर्गचार्य कर्मचारियों का विनियमितीकरण मेरे राजनीतिक जीवन की उपलब्धि कहूँ, उपलब्धि कहना तो गलत होगा, मेरे मन की इच्छा पूर्ति हो गई। मैं इस प्रकरण पे ये कहता था क्योंकि वो इतने लोग पीड़ित होते थे कि किसी को जब हम लोग 20,000 तनख्वाह पाते थे, वो 2,000 2,500 रुपये तनख्वाह पाते थे, तो ऐसा लगता था कि उनका परिवार कैसे चलता होगा। तो ये जब कार्य हुआ तो मैं इसे उपलब्धि न मानकर ईश्वर की कृपा मानता हूँ कि इन सबका कल्याण होगा। और मैं आपको बता दूँ कि एक पीड़ा अभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा चल रही, जो आगामी वर्षों के लिए हमने सोच रखा, हो सकता है इसके बाद अगला प्रश्न आपका ये हो कि आगे आपकी क्या योजना है, तो मैं आपको अभी से बताना शुरू कर दूं कि एक सबसे बड़ी समस्या से आज जो इस देश का नौजवान गुजर रहा है वो है आउटसोर्सिंग की व्यवस्था। जी। सरकार ने आउटसोर्सिंग की व्यवस्था शुरू करके एक तरह से युवाओं के साथ अन्याय करना शुरू किया। युवा प्रतिभा जो अपना कोई टैलेंट दिखा करके परीक्षा, थोड़ी मेहनत करके आयोग की परीक्षा पास कर सकता था, वो अगर 8,000 10,000 की आउटसोर्सिंग की नौकरी में लग जाएगा तो उसका कैरियर खराब हो रहा है। और मैंने कई बार चैनलों पे ये बात बोला है, सरकार को इस तरह की व्यवस्थाओं को बंद करके और इनको रेगुलर नौकरी, भले ही आप उसके चयन की प्रक्रिया थोड़ा और कठिन कर दें, लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग है तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आउटसोर्सिंग पर सेवा देना निश्चित रूप से नवयुवकों के साथ छल किया जा रहा है और इसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। तमाम सारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। सर, डीए जैसी किस्तें जो थी, ये राज्य कर्मचारी वहाँ जो भी लोग थे उन लोगों की रोकी गई। इस संदर्भ में आप सरकार से क्या करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जब आपका कोरोना काल चला, कोरोना का संक्रमण फैला, तो उस समय हमारे ही प्रदेश के या पूरे भारत के कर्मचारियों ने अपनी जान को हथेली पर रख करके और पूरे प्रदेश में, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों जिनका ये संकल्प था कि प्रदेश में हम किसी को कोरोना से मरने नहीं देंगे, चाहे वो खाद्य विभाग के कर्मचारी हों जिनका ये संकल्प था कि हम किसी को भूख से मरने नहीं देंगे, तमाम सारे कर्मचारियों ने कोरोना के आपत्तिकाल में अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर न होने पाए, उसके लिए हमने अपनी इच्छा से, बिना सरकार के मांगे, हमने सारे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने अपना एक एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में दिया। अब उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कटौती की गई तो हमारे ही साथ की जा रही है। सरकार ने कहा था कि आपदा को अवसर में बदलो जी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन था कि आपदा को अवसर में बदलो।
तो आपदा को अवसर में सरकार ने केवल कर्मचारियों के साथ ही बदलने का काम किया है। वो कर्मचारी जो जमीनी धरातल पर सरकार की क्रियाओं का क्रियान्वयन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराने के लिए उसने अपने जान हथेली पर रख करके सेवाएं दी, आज उसी के कोरोना की आड़ में 16 भत्ते काट लिए गए, डीए की हमारी 3 किस्तें रोक दी गई। तो ये बताए, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार हमको अपना अंग समझ रही है कि नहीं समझ रही है। और अगर नहीं समझ रही है तो निश्चित रूप से प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप तैयार हो रहा है और आने वाले समय में इस प्रदेश के अंदर राज्य कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा यदि हमारे डीए की किस्तें और हमारे रुके हुए भत्ते अगर जल्द ही रिलीज न किए गए तो इसके लिए हम संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। सर, राजनैतिक पद पर आरूढ़ होने के बाद भी आप इतना व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद जो आप गांव के लोगों के लिए इतना ज़्यादा समय निकाल पाते हैं, सर ये कैसे संभव पाता है? देखिए, इसको तो हम ये कहेंगे कि मिट्टी से लगाओ जी। और गांव की मिट्टी से ये लगाव है कि जो हमें यहाँ बरबस खींच लाता है। और मैं इतना व्यस्त रहने के बाद भी मुझे जरा सा भी समय मिलता है तो मेरा प्रयास ये रहता है अपने गांव जाऊं, अपने लोगों से मिलूं, मुलाकात करूं। और मेरा ये भी प्रयास रहता है कि ईश्वर ने मुझे जिस पद पर बिठाया है, अगर गांव का हमारे कोई व्यक्ति अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के, शासन प्रशासन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के आता है, तो हम प्राथमिकता के आधार पर जितना हमसे संभव हो पाता है उसकी मदद करने का प्रयास करता हूं। और बस ईश्वर से यही कामना करता हूं कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति देता रहे कि मैं गांव और आसपास के लोगों का भी कल्याण, कर्मचारियों के साथ साथ लोगों की भी मदद करता रहूं। सर, गांव में जो सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, इनमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। ऐसा लगता है कि यदि आप गांव में नहीं होते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बगैर अधूरे होते हैं, ऐसा कुछ ये लोगों की सोच है सर? मैं इस विषय पर ये मानता हूँ कि ये ईश्वर की ही शक्ति है, जिसकी वजह से, ईश्वर का ही वरदान है जिसकी वजह से हम आज इस स्तर पर पहुँचे हैं। शुरुआत में मैं अपने गांव तौरा की रामलीला कमेटी का एक लंबे समय तक अध्यक्ष रहा हूँ और उस अध्यक्षीय कार्यकाल में भी मैंने पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव का रखते हुए उसमें जैसे भी हो पाता था हम लोग संघर्ष के दिनों में करते थे। और आज वही अनुराग रामलीला के प्रति, या चाहे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, उसमें हमारा रहता है। तो निश्चित रूप से गांव के लोगों का स्नेह है, वो जानते हैं कि सतीश पांडे आवे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और मुझे भी यहाँ पहुँच करके बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छा अनुभव करता हूँ जब अपनों के बीच में आता हूँ, रामलीला देखने बैठता हूँ या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे अपने अंतर्मन से बहुत अच्छा लगता है। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है यहाँ पर पूरे जनपद में, एसटी सीट को लेकर के। 2 ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहाँ एसटी सीट निर्धारित की गई हैं और ये प्रॉपर आपका भी गांव एसटी के उस पर आरक्षण किया गया है। इस संदर्भ में भी आप कुछ विचार व्यक्त करें? नहीं, ये उसमें उच्च अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। और मैं जिलाधिकारी महोदय से और जो निर्वाचन आयोग है उससे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई बिना 5 वर्ष हमारा गांव बिना ग्राम प्रधान के रहा, तमाम सारे लोगों ने मनमानी करके न कोई विकास कार्य हुआ, न गांव में कुछ नहीं हो पाया। निश्चित रूप से गांव का विकास अवरुद्ध होता है ऐसी चीज़ों से। तो जब पिछली बार एक प्रयोग हो गया, आपने देख लिया कि एसटी सीट हो गई और एसटी सीट के बाद यहाँ पर कोई पात्र कैंडिडेट नहीं मिला और बिना प्रधान के ये सीट रह गई, तो कम से कम इस बार तो ये अपेक्षा थी कि नहीं, सरकार निर्णय लेगी, लेकिन वो पुराना वही रटा रटाया एक अपना वो सिस्टम चला करके इस बार भी एसटी कर दिया गया है। इसको बाकायदा मैं समझता हूँ उच्चाधिकारियों को संज्ञान में ले करके कोई भी हुआ प्रधान इस गांव का होना चाहिए, इस गांव के अंदर प्रधान होना चाहिए, चाहे वो सामान्य जाति का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग जाति का हो, चाहे एससी जाति का हो, किसी भी, मतलब एक प्रधान विहीन, नेतृत्व विहीन गांव नहीं होना चाहिए। और जहां नेतृत्व नहीं होगा वहां विकास की परिकल्पना असंभव है। सर, आपने हमारे चैनल इंडिया 24 को अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े।